पीटीआई एक सियासी जमात है, लेकिन उसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तो दहशतगर्द विंग तो नहीं चलेगा इस मुल्क के अंदर। ये एक नई साजिश तैयार हो रही है इस मुल्क के अंदर। जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है वो रियासती अदारों, रियासत पर हमलावर होता है। शेख मुजीब से अपनी मुमासलत अपने आप को उससे मिला रहा है। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। जो इलेक्शंस हुए 2 दिसंबर को, वो तमाम इंडिपेंडेंट जो आज़ाद मुबसरीन है वो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। सारी दुनिया के सामने एक नाटक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट ड्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। तमाम बयानात आपने सुने मुख्तलिफ रहनुमाओं के। मुल्की सियासत के अंदर अगर पीडीएम की 16 माह की हुकूमत की बात की जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही कश्ती में सवार थे, लेकिन अब ये मालूम होता है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के ऊपर शुरू हो चुके हैं। तो इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो वहाँ भी केसेस और मज़ीद केसेस का तस्करा है। उसकी वजह यह है कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन है जिसके बाद चेयरमैनशिप का ऐलान किया गया, बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया, उसको भी डिस्प्यूट करने के लिए अकबर एस बाबर जो कि बानी रुकन है तहरीक इंसाफ के, वो अब मैदान में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से मैं रजू करूँगा क्योंकि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो एक इत्तेहाद बनता दिखाई दे रहा है और ये इत्तेहाद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, JUI का और नून लीग का। और इससे अगर ख़तरा कहा जाए वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को है। सिंध के अंदर हल्का बंदियों पे बात हो रही है और इसके अलावा पंजाब की जो क़यादत है नून लीग की, वो ये इस्टेब्लिश कर रही है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि एंटी PMLN वोट को गैदर किया जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इसी मौजू से कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो कैसे इवॉल्व कर रही है और ये जो इत्तेहाद है ये कितना डैमेज करेगा पीपल्स पार्टी की सियासत को। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पीपल्स पार्टी की अगर हम मुखालिफत की बात करें तो वो अब तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग से ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह कि एहसन इकबाल साहब का बयान है कि पीपल्स पार्टी क्या ये कह सकती है कि जैसा हमने कराची को बनाया वैसा पूरे मुल्क को बनाएंगे? मेरा ख्याल है वो ये कहने की पोजीशन में नहीं है। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें ये नहीं है कि हमारा किसी के साथ मुकाबला है, किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ऑलरेडी कहा कि हमारा मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के साथ है। एहसन इकबाल साहब पहले अपने ही पार्टी के दोस्त जो उनके हैं दानियाल अजीज साहब को तो जवाब देते हैं। जो दानियाल अजीज साहब ने उनके ऊपर जिस किस्म के इल्जामात कहें या जिन चार्जशीट दिए, पहले उसकी ही सफाई पेश कर दें, फिर दूसरे में बात करें। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर सकती है कि जैसे हमने कराची को बनाया इस तरह हम लाहौर को बनाएंगे। आप मुझे बताएं कि NACVD, हमारे हेल्थ के, SIUT, साइबर नाइफ, ये हॉस्पिटल जो हमारे हैं, हमारे जो लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, दिल के अमराज के हैं, कैंसर के हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके पाकिस्तान से जिस कोने से भी लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। ऐसे नहीं बात साहब मुझे बताएं कि पंजाब में कौन से अस्पताल ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग जाते हों और पंजाब में फ्री इलाज करते हों और इनकी हुकूमत में बना हो? आज तक तो मुझे नहीं पता। पंजाब से भी हमारे भाई और बहन और सिंध से अपने से भी जा रहे हैं तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। क्या एक बात सब मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पर पंजाब में कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें इस किस्म के अमराज की फ्री इलाज होता हो? थरकोल में आप जॉब्स के हवाले से देखें, कच्ची आबादी में जो हमने इस वक्त मकानात बना रहे हैं खवातीन के लिए, 20 लाख के लगभग जो है मकानात बन रहे हैं जिसमें मलकाना हकूक उन खवातीन को मिलेंगे। बेनजीर के सपोर्ट प्रोग्राम को देख लें जिसके इस वक्त भी जो है 96 लाख से लगभग जो है बेनिफिशरीज जो मुस्तफीद हो रही हैं, उनके बच्चे भी ट्यूशन फीस से मुस्तफीद हो रहे हैं। और जिसका वावेला ये कर रहे थे CPAC की बुनियाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने रखी थी, जिसका ढोल अभी भी पीट रहे हैं। पुरानी तख्तियों पे पराई तख्तियों पे जो है वो कहना बहुत आसान है, लेकिन आपकी हुकूमत पे जो इफ्तिताहें हुई हैं पिछले 16 महीने फैसल साहब, लेकिन देखें ना 16 माह की हुकूमत में जिसको PMLN लीड कर रही थी उस वक्त तो बिलावल भुट्टो साहब की भी शहबाज शरीफ साहब तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि ये हमारी पार्टी में इनको होना चाहिए था।
अचानक से अवाम तो ये समझ रहे हैं कि अब ये ऑप्टिक्स हैं, इलेक्शन में आप जा रहे हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है ताकि अपील पैदा हो। देखें, पार्टी में अच्छे बुरे लोग तो होते हैं, हमारे दरवाजे तो और किसी के लिए खुले होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के जो है और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हैं, और उसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं, कमजोर लोग भी हो सकते हैं, तेज लोग भी हो सकते हैं। अच्छे मतलब कि बिल्कुल हमने शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, मैं खुद जहाँ से प्रोग्राम करूँ, यहाँ पर उन्होंने 3-4 दौरे डेर इस्माइल खान ने किए। इतनी स्पीड से उन्होंने इफ्तिताह किए, उस स्पीड से फंड नहीं, अभी तक सिर्फ तख्तियां हैं, उसके ऊपर फंड कोई नहीं है, सिर्फ इफ्तिताह कर गए। इफ्तिताह करने से, तख्तियां लगाने से जो नहीं है, पहले एक जमाने में होता था जब पे दीवारों पे वॉल चॉकिंग होती थी, अब तख्तियां लगाई जाती हैं। तख्तियां लग गई हैं लेकिन फंड कोई नहीं। हमने कहा कि जिस स्पीड से उन्होंने इफ्तिताहें की हैं, उस स्पीड से अगर फंड भी दे देते तो इलाके में तरक्याती काम, अच्छी बात है कि हमारे इलाके में सिंध में हो, केपी में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, जहां पर भी तरक्याती काम हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ तख्तियां लगाने से या तख्तियां उससे जो है आप जो है। अच्छा कुंडी साहब, ये बताइए, पंजाब के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि आप पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट लेना चाह रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने यह कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब अपना कद ऊंचा करने के लिए नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं, उनको कोई मुकाबला ही नहीं है नवाज शरीफ से। पंजाब की पॉलिटिक्स वाकई ऐसे है कि आप एंटी नवाज वोट को गैदर करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो वोट का पैमाना होना चाहिए कि वोट का पैमाना क्या है। सर्वे से होता है और इलेक्शन से होता है, ठीक है। इलेक्शंस अगर आप देखें तो रिसेंटली जो पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, वो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जब हम 16 महीने की हुकूमत हमारी थी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला थे, और उस वक्त 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में सूबाई सीटों पे हुआ। एक कौमी असम्बली की सीट पंजाब में थी और एक कौमी असम्बली की सीट कराची में थी। हमें 2 सीटें दी गई, हम दोनों सीटें कौमी असम्बली की जो है वो हमने उनके वाइस जो है कैप्टन को भी हराया, और कराची में जो है वो भी हमने सीट जीती। लेकिन 20 सीटों में जो है वो PMLN 1 सीट जीत सकी, 19 सीटें हारी। तो उनका अपना हाल तो ये है कि 19 सीटें हार गए हैं, 1 सीट जीते, जिसमें वो कह रहे थे कि हम 15 सीटें तो बिल्कुल जीत रहे हैं, 2 के 3 पे मुकाबला है, और 2-3 जो है मतलब 5 में से मुकाबला भी और PTI भी जीत रही है। तो लिहाजा 20 सीटों में से खुद 1 सीट जीते और दावा कर रहे हैं कि हमारे बड़े वोट हैं। पहले आप वोट का पैमाना तो बताएं कि वोट है किधर। रिसेंटली इलेक्शन जो है उसमें तो आप सीटें नहीं जीते, उसमें तो आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो अब आप क्यों दावा कर रहे हैं? और ये किसी के देखें, लेकिन सर नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई नई जहत नहीं आएगी पार्टी में उनकी? देखिए, मैं नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान आए हैं, लेकिन मुझे बताएं कि अभी तक अवाम में गए हैं? वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवाम में गई हुई है, चाहे सिंध में मिट्टी में जलसा देखें, चाहे बलूचिस्तान में अगर आप देखें जिस तरीके से हमने यौम तासीस मनाया, खैबर पख्तूनख्वा में हमने वर्कर कन्वेंशन 6 किए, परसों से हम दोबारा खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो फिर कन्वेंशन कर रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो अवाम के अंदर मौजूद हैं। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। क्या इन्होंने आज तक कन्वेंशन किए हैं? ये तो सिर्फ दाएं बाएं देख रहे हैं, बैसाखियों को सहारा ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन सहारा देगा किस सूबे में, और हम जाकर जो है कि इसे सीटें। आपने फ्री एंड फेयर का जिक्र किया, वैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फ्री एंड फेयर होते हुए? मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन से हमारी उम्मीद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। फाइज साहब के एज चीफ जस्टिस होते हुए हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये मुल्क जो है अभी नए लाडले का या सिलेक्टेड का मुतामिल नहीं हो सकता। 8 फरवरी को हो जाएंगे या लिंगर ऑन भी कर सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि आप इलेक्शन के मुताल्लिक कोई डिबेट नहीं करेंगे और इस टाइम पे होंगे। तो हम डिबेट नहीं कर रहे हैं और हम इस उम्मीद से, और हमने कैंपेन शुरू की हुई है, और जब शेड्यूल आएगा तो हम अपनी बाकायदा ऑफिशियल कैंपेन लॉन्च करेंगे। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ठीक है कुंडी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पे मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की सियासत पे डिस्कशन जारी है। फैसल साहब, ये बताइएगा, 18वीं तरमीम का तस्करा दोबारा से शुरू हो चुका है और एहसन इकबाल साहब ने कोट अनकोट ये कहा है कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम से मुतल्लिक खौफ फैलाना चाह रही है, उसकी असल रूह को हम आके अप्लाई करेंगे, अब तक जो है वो अधूरी है, उसको मुकम्मल PMLN ने करना है। क्या समझ आ रही है, क्या करना चाह रहे हैं 18th अमेंडमेंट से वो? देखें, क्या कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जो भी कहें, PMLN पहले टेस्टर लगाती है, देखती है कि इसका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद जो है ना फिर वापस जो है रिवर्स के मार लेती है। पहले इन्होंने बयान दिया कि हम 18वीं तरमीम को जो है वो छेड़छाड़ करेंगे। जब उन्होंने रिएक्शन देखा, इन्होंने MKM को इस्तेमाल किया 18वीं तरमीम के ऊपर, और फिर जो है इनकी ये ख्वाहिश है जो कि इंशाल्लाह पूरी नहीं हो सकती कि जो छोटे सूबे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है या
सिंध है, पंजाब पे भी गए कि ये क्यों फंड्स इनको डायरेक्ट मिलते हैं, ये मरकज की मोहताज क्यों नहीं है। लिहाजा ये चीजें जो हैं, ये कहते हैं कि उनके वसाइल पे भी हम काबिज हो जाएं, उनकी जो रिकवरी उन पर भी हम काबिज हो जाएं। और पहले इन्होंने ये कि जब इन्होंने देखा कि रेशन बहुत ज्यादा है सूबों से, तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट अगर नहीं हुआ तो 2013 से 18 तक तो आपकी हुकूमत थी ना, तो 18वीं तरमीम जब हुई थी उसमें इम्प्लीमेंटेशन आपने क्यों नहीं की? उस वक्त आप खामोश बैठे हुए थे। अब आपको याद आया कि आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हाँ, बेहतरी हर उसमें है, आप आइन में तरमीम कर सकते हैं, आप अच्छी चीजें लेके आ सकते हैं, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छी चीज होगी, बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। कुंडी साहब, लेकिन खदशात क्या है? पीपल्स पार्टी सोचती क्या है कि नून लीग क्या कर सकती है? 18th अमेंडमेंट को अंडू कर देगी, रोल बैक कर देगी? नहीं, रोल बैक तो इनकी ख्वाहिश है ना, उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। इनकी ख्वाहिश है कि सूबाई वसाइल पे काबिज हो जाए और मरकज से सब कुछ हो अगर इनकी हुकूमत हो। लिहाजा उस चीजों का वो ख्वाब उन्होंने देखा हुआ है जो जिसपे वो एमक्यूएम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद भी कभी कभी जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं और पीछे भी हट जाते हैं, किसी से दिलवाते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं। लिहाजा ये चीजें चाहते हैं। इनको ये भी याद होना चाहिए कि जब इनको जब एजाज हासिल हुआ तीसरी दफा वज़ीर आज़म होने का, तो वो भी इसी की वजह से हुआ था, वरना तो आपको तो डिक्टेटर ने जो है आपको तो नाहल कर दिया था कि आप तीसरी दफा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं। तो ये चीजें जो है अगर आप उनको अगर एहसास हो, देखिए इतनी मुश्किलात के बावजूद भी जो चीजें उन्होंने गुजरे, जिस मुश्किलात से PMLN गुजरी और मियां नवाज शरीफ साहब बताते थे कि मैं गुजरा हूं और बता रहे हैं कि मैं गुजरा हूं, उसके बावजूद भी अगर ये कुछ नहीं सीखे फिर हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं। कुंडी साहब, ये बताइए, JUI की अगर हम बात करें, मौलाना साहब हिस्टोरिकली तो पीपल्स पार्टी के करीब भी रह चुके हैं, जरदारी साहब से बड़ी कुर्बत रही है। अब आकर एक नया इत्तेहाद बन रहा है जिसमें JUI भी है, जिसमें नून लीग है और MQM है। इस बार पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव क्यों नहीं बन सका मौलाना साहब का? देखिए, नॉर्मली अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉर्मली किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं होता इलेक्शन के अंदर। हमने जनरल इलेक्शन अपने मंशूर के मुताबिक लड़े हैं, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स हमने किए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमने जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है। हमारा कभी भी JUI के साथ इलेक्शन अलायंस नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद हमारे अलायंस होते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो इलेक्शन से पहले का अलायंस नहीं है, इलेक्शन के बाद का अलायंस है। अब इलेक्शन के बाद जब नंबर गेम आएगी उसके बाद हम अलायंस करेंगे। जब नंबर गेम आएगी पता चलेगा कौन सी जमात के पास कितने वोट हैं, उसके बाद हम अलायंस की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह अलायंस बनाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। कुंडी साहब, लेकिन जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की मौलाना साहब की, उसमें वो फैसला अब सुना है कि ये हो रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। इसका नुकसान तो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं, देखें, पहले भी हमारा इनके साथ इत्तेहाद नहीं, ना PMLN के साथ हमारा इत्तेहाद रहे, ना MQM के साथ रहे, ना जमीयत के साथ रहे, ना GDA के साथ रहे। तो अगर नहीं खड़े करेंगे तो अब ये तो अब टाइम बताएगा कि खड़े करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद जब मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन गुजर जाएगा, फिर जब अलायंस होंगे उसमें बहुत सी चीजें होंगी, फिर कोई बोलेगा कि मेरे साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, कोई यहाँ से धोखा हुआ है और मैं ये जा रहा हूँ। तो ये जोड़ तोड़ होती है, इलेक्शन से पहले भी पोलिटिकल लोग हैं, जोड़ तोड़ होती है। हमारे हम भी, आपने क्या ताल्लुक, बिल्कुल जरदारी साहब का मौलाना साहब के साथ ताल्लुक है, जोड़ तोड़ भी हमारे साथ अपोजिशन, हमारे खिलाफ अपोजिशन में भी रहे, हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। ये चीजें होती रहती हैं। हम PDM का हिस्सा भी थे, हम PDM से निकले भी सही, PDM की बुनियाद भी हमने रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने PC बुलाई थी जिसे मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह बने थे। लिहाजा चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, आप कभी आपकी नजदीकियां बढ़ती हैं, कभी दूरियां बढ़ती हैं, तो ये चलता रहता है। कुंडी साहब, ये बताइए, जो हल्का बंदियों के हवाले से मामला चल रहे हैं सिंध में, उस पर MQM और नून लीग दोनों अदालत से रुजू करने का फैसला कर चुके हैं। बशीर मेमन साहब भी ये कहते हैं कि हल्के तोड़ दिए हैं, किसी की फरमाइश पे हल्के बन रहे हैं। ये किसकी फरमाइश पे हो रहा है सब कुछ? मुझे पता नहीं है कि कौन किसकी फरमाइश पे बन रहे हैं, किस पे नहीं बन रहे हैं। उनका तो यही होगा कि इल्जामात, अब वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरह अपनी लीडरशिप से कहें कि हम इलेक्शन क्यों हारे। इलेक्शन वो जीत नहीं सकते, बहाना ढूंढ रहे हैं। MQM ने पहले भी बल्दियाती इलेक्शन से रेफरेंडम इख्तियार की थी, इलेक्शन नहीं लड़ा। अब वो ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि जी हमारे हल्के टूट गए थे, हम इसलिए सीटें नहीं जीते। बशीर मेमन साहब भी यही बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमारे हल्के टूट गए इसलिए हम सीटें नहीं जीत सके। इसी तरीके से जो है अगर आप देखें तो हमारे भी जो है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी सूबों में भी हमारे दोस्तों को बेतराज है हल्का बंदे के ऊपर। तो फिर वो किसकी फरमाइश पे तोड़े गए थे? हमें तो नहीं पता किसकी फरमाइश पे तोड़े गए थे। मतलब आप पे जो सिस्टम आपको फेवर कर रहा है, ये इल्जाम लग रहा है, ये अनफेयर है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, इलेक्शन कमीशन में एतराजात हुए, इलेक्शन कमीशन ने ही एतराजात सुने थे और वो सूबाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुने थे, इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने सुने थे। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने फॉर एग्जांपल सिंध में फरमाइशी प्रोग्राम चलाया है तो इलेक्शन कमीशन बकौल इनके, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी फरमाइशी प्रोग्राम चलाया होगा। फिर किसके कहने पे चलाया होगा? उधर तो हमारे लोगों को एतराजात हैं,
तो फिर इलेक्शन कमीशन में बता दें कि उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम किसके फरमाइश पे चलाया था। सही। कुंडी साहब, आखिरी सवाल, 3P और 4P की सुलह हो चुकी है अब? उसमें लड़ाई कब थी 3P और 4P में? तासुर तो ये बन गया ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत इस पे बहस की और ये भी कहा कि तस्वीर लगानी पड़ गई है, तो अब तो कोई ऐसा मामला नहीं है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज होती है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग फील्ड में भी नहीं होते और इतनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप समझेंगे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो मसला ये है कि सोशल मीडिया में और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है। सोशल मीडिया भी एक टूल है पॉलिटिक्स से, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा सच कोई बात नहीं थी जिस पे हम उस पर सोशल मीडिया पे उनको जवाब दें। हमने जवाब देना था, क्वेटा के जलसे में दे दिया जब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पगड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे रखी। तो ये जो कबायली लोग हैं, कबाइल के लोग हैं, खासकर मैं कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के, फॉर्मर फाटा के या सिंध के, जो भी कबायली इलाके हैं पंजाब में, उनको होता है कि जब आप पग अपनी किसी के सर पे रखें तो उसका क्या मतलब होता है। तो एक साइलेंट मैसेज था उन लोगों के लिए जो ये सोशल मीडिया पे या बाकी उस पे जो है वो डिबेट कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहना यही था फैसल साहब का कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात नहीं है, इसके अलावा अगर कोई इत्तेहाद बनता है तो पीपल्स पार्टी को इंतखाबी लिहाज से इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस पर बहस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नून लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिवीजन का शिकार दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली दानियाल अजीज़ साहब ने, जो कि मेंबर हैं PMLN के, उन्होंने बयानात दिए। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर तनकीद की, उन्होंने एहसन इकबाल साहब पर तनकीद की और ये कहा कि बहुत से पार्टी के ऐसे लोग हैं जो अपने जानशीन यानी कि अपनी फैमिली के लोगों को टिकट्स दिलवाना चाहते हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत पर आएँ, कल एक्स चेयरमैन PTI की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि 9 मई की जो प्लानिंग है वो बेसिकली लंदन में हुई थी और नवाज शरीफ साहब ने इसको प्लान किया था। तो वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 9 मई को जो है बहुत सारे इमेजेस उसके जो है वो लोगों ने देखे और उसमें से एक इमेज ऐसा था कि इन्हीं का बल्कि बड़ा अहम रुकन पार्टी का वो गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर फौजी पतलूनों को जो है लहरा रहा था और जश्न मना रहा था। और इन्हीं के वर्कर्स जो हैं वो वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की। तो क्या वो किसी जमात ने उनको कहा था कि वो करें, या अगर कोई लंदन में कोई प्लान बना था तो उस प्लान को रूबरू फॉलो करने वाले वो PTI के सारे लीडर्स और वर्कर्स थे। तो मैं समझता हूं कि आज भी जब वो ऐसी बात करते हैं कि ये कोई प्लान था या रियासत ने कोई साजिश PTI के खिलाफ की, तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई नदामत नहीं है 9 मई के वाकयात पे, या उनको कोई रिग्रेट नहीं है। ये तो उन्होंने खड़े होके कोर्ट की प्रेमिसेस में कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर यही कुछ होगा, और फिर इन्होंने काफी दिन लगाए इस वाकये को कंडेम करने के लिए। तो लोगों को याद रहना चाहिए जो वाकयात हुए, जो एविडेंस आई, जो मौजूद है, आज उसको जैसे वो घुमाए फिराएं, जो मर्जी प्रोपेगेंडा करें, लेकिन अदालतें जो हैं वो आजाद हैं और ना वहां कोई किसी के जमात के जज बैठे हुए हैं, आजाद जज बैठे हुए हैं। अगर वाकई ये कोई प्लान है तो वो उसकी एविडेंस वहां प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वो कर पाएंगे क्योंकि वो खुद गिल्टी हैं इस हवाले से। एक आम तासुर ये है कि सिस्टम जो है वो आपकी फेवर में काम कर रहा है। PTI की कॉर्नर मीटिंग कैंसिल हो जाती है, रहनुमाओं पर प्रेशर है, इसके अलावा IPP का झुकाव आपकी तरफ है, लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी फेवर में है, पीपल्स पार्टी भी आपके खिलाफ बयान दे रही है। किंग्स पार्टी बनती जा रही है नून लीग क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो खुद लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के या ना देने के सिंध के ऊपर MQM की तरफ से इल्जामात हैं। तो वहाँ जो है वो MQM इल्जाम लगा रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और यहाँ जो है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी लगा रही है। लेकिन 4P ने, जो कि टिकटें देती है पीपल्स पार्टी की, उसने बड़ा क्लियर कहा कि जो नकवी साहब हैं केयर टेकर CM, वो आज भी उनके बेटों की तरह हैं, और जब वो वहां कोई मसला होता है तो वो उसको न्यूट्रल तरीके से हल कर देते हैं। जहां तक देखें, बात यह है कि हम कोई फेवर चाहते हैं, हम किसी से कोई फेवर नहीं चाहते, हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ना हम समझते हैं कि अदारों को जो है वो सियासी अपने मैंडेट से तजावुज करके सियासत के अंदर मुदाखलत करनी चाहिए। हमारा कल भी यही मौकफ था, आज भी यही मौकफ है,
और आने वाले कल में भी यही मौकफ होगा। राणा साहब, लेकिन देखिए ना, इसके बावजूद भी राणा सनाउल्लाह साहब जब हमें बताते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंटी नून लीग वोट लेना चाह रही है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? तहरीक इंसाफ वैसे कॉर्नर्ड है, आईपीपी का झुकाव आपकी तरफ है, तो वो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट तो पॉलिटिक्स करना पड़ेगी उनको पंजाब में। देखिए, डेफिनेटली सियासत के अंदर जब आपके पास और कोई नैरेटिव ना हो, जब आपके पास कोई अपनी कारकर्दगी दिखाने को ना हो, तो फिर आप दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। मैं तो समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जो नैरेटिव लिया है वो बड़ा वीक नैरेटिव है। ये कहना कि जी ये किंग्स पार्टी है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये तो आप पहली हार मान के चल रहे हैं। बात ये, आपको किसने रोका है कि आप बलूचिस्तान में ना जाएं? आपको किसने रोका है कि आप केपीके में दूसरी जमातों के साथ? बाप पार्टी आपकी तरफ आ गई है ना, वो मजबूर हो गए हैं वहां भी। देखिए, पहले तो अगर ऐसी ही बात है, पहले तो वो इतराफ करें कि जब पिछली दफा बीएपी के वोट उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि वो किसी के कहने पे किए थे, और अगर ये वो इतराफ कर लेते हैं तो फिर तो उनका वो इल्जाम लगाना बनता है। हमने जरूर ये बातें की उस वक्त, लेकिन उसके बाद देखें 16 माह बीएपी की हुकूमत थी बलोचिस्तान में, और शहबाज साहब जो है वो कोalition हुकूमत को लीड कर रहे थे। हमारा उनसे एक अलग बना, हमने काम इकट्ठे किया। और वैसे भी देखें जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक तो डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और फिर जहां हमें म्यूचुअली बेनिफिट कर रहा है कि हम सीट एडजस्टमेंट करें, और वैसे भी हम समझते हैं कि कम से कम रीजनल पार्टीज के साथ हमें कंसेंसस बिल्डिंग करनी चाहिए और मिलके मामलात को हल करना चाहिए। ये देखें ना, एक कॉमनर जो आम आदमी है उसका तासुर ये है कि 1.5 साल मिलके हुकूमत कर ली एंड नाउ दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। तो ये जो सारी इन फाइटिंग है ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, इसे कैसे रिफ्यूट करेगी पीएमएलएन? देखिए, पीएमएलएन तो कोई इनफाइटिंग नहीं कर रही, पीएमएलएन तो सवालों के जवाब दे रही है। पीएमएलएन तो इलेक्शन जो है वो आगे की परफॉर्मेंस या जो हमारा मंशूर अभी जो आ जाएगा उसके ऊपर लड़ने का प्लान करती है, या पास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन लड़ना चाहती है। पीपल्स पार्टी बहरहाल कीचड़ उछाल रही है, पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है, और पीपल्स पार्टी का नैरेटिव ही पीएमएलएन है जिसकी बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल जरूर उनसे पूछना चाहिए। हम तो समझते हैं कि ये कीचड़ उछालने वाली सियासत, एक दूसरे को गंदा करने वाली सियासत जो है वो अब वो उसका टाइम गुजर चुका है। हम अपने एजेंडे के ऊपर, अपनी बलबूते के ऊपर आगे आए, लोगों को बताया हम क्या करेंगे। तो ये पीएमएलएन ये कम से कम नहीं कर। राणा साहब, आपने कहा इनफाइटिंग नहीं हो रही, दानियाल अजीज साहब कहते हैं मरियम औरंगजेब ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, एहसन इकबाल की वजह से महंगाई हो गई, इसके अलावा ऑब्लाइज होते हैं इस पार्टी के अंदर लोग। तो लग तो यही रहा है बाय द लुक्स ऑफ इट कि आपस में भी लड़ाई चल रही है। देखिए, अभी टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त है, और इस वक्त जो है बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो ना पूरी हों। क्या ख्वाहिश है दानियाल अजीज की? देखिए, मेरे ख्याल से जो एक एमपीए के टिकट के ऊपर जो है वो लड़ाई चल रही है, लेकिन बात यह है कि अगर दानियाल अजीज साहब को कोई प्रॉब्लम था तो जब ये चीजें हो रही थी उनको चाहिए था तब उनका जिक्र करते, तज़किरा करते, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पार्टी में अवेलेबल हैं जहां आप अपने कोई, अगर आपका कोई इरादा है या आप समझते हैं कोई चीज ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए तो आप उन चीजों को आप पिच कर सकते हैं। राणा साहब, क्या ऐसा वाकई है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो अपने बेटे को सूबाई असम्बली की नशिस्त पे इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं? दानियाल अजीज का असल मसला ये है, आप कह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि एहसन इकबाल साहब का जो बेटा है वो एक तो पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हेड कर चुका है और लोकल बॉडीज का बड़ा वो एडवोकेट है, और अगर वो उसने अपने हलके में मेहनत की है और वो मेरिट पे है तो उसको जरूर चांस मिलना चाहिए, और वो जो दूसरा आदमी है उसको अगर वो मेरिट पे है तो उसको चांस मिलना चाहिए। साहब, लेकिन मसला देखें ना, ये है यहाँ पर जो है वो ये फहरिस्त रुकती नहीं है ना, ये लंबी हो जाती है। एहसन इकबाल साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, चौधरी तनवीर साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब बजाते खुद सैफुल मलूक साहब हैं। तो ये तो आप नेपोटिज्म को जस्टिफाई करते रहेंगे। अगर इतनी लंबी लिस्ट में आपने रिश्तेदारों को टिकट्स देनी है तो डेमोक्रेसी तो ना हुई फिर। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं, मैं आपसे पहले तो एग्री करता हूं कि नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, और किसी को टिकट इस बुनियाद पे नहीं मिलना चाहिए कि कोई किसी का बेटा है या किसी का दामाद है या कोई किसी का रिश्तेदार है। तो मरियम औरंगजेब साहिबा से क्या मसला है? दानियाल साहब जो बात कर रहे हैं कि मरकजी सेक्रेटरी इतलात बना दिया, हादसाती तौर पर बन गई, आपको लगता है वो भी डिजर्व नहीं करती ओहदा? देखिए, मैं तो इस चीज पे ये तो पार्टी का फैसला है कि किसको उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाना है और किसको नहीं बनाना, और लीडरशिप जो है
ये कंसेंसस के साथ जो टॉप लीडरशिप है वो मिलकर बैठ के ये फैसले करती है। लेकिन राणा साहब, मसला ये कि पार्टियां बर्दाश्त नहीं करती हैं डिसेंट क्रिटिसिज्म। आजकल हमने देखा कि मुस्तफा नवाज खोखर के साथ पीपल्स पार्टी में क्या हुआ। अगर आपकी पार्टी भी दानियाल साहब को अब शो कॉज कर रही है, अगर निकाल देती है, आप कंडेम करेंगे इसको? नहीं, देखिए, मैं इस चीज को मैं गलत कहूंगा कि आप कहें कि महंगाई की वजह जो है वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है। वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का तो मॉनिटरिंग का काम है प्राइस का। इसके ऊपर अगर आप ये कहें, ओपनली बयान दें कि ये इस इंडिविजुअल की वजह से ये काम हो रहा है, तो आप तो जाती अटैक कर रहे हैं। राणा साहब, लास्टली, ठीक है, लास्टली ये कि अब बल्ले का निशान है या नहीं, इस पे अब तक डिबेट जारी है। अगर नहीं होता तो आपकी पार्टी को तो नुकसान है, इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना ही चैलेंज हो जाएगा, तो आपकी तो विक्ट्री का भी फायदा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एग्री करते हैं इससे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि किसी जमात को बिला किसी वजह के रगड़ना नहीं चाहिए। अगर वजूहात हैं कोई ऐसी कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो उनको निशान नहीं मिल सकता और उसका मेरिट है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उस मेरिट को आप इग्नोर करके जो है कोई काम कर जाएं। कोई चीज कोई भी हो, देखें, अगर किसी को निशान पार्टी ने अगर कंप्लायंस की है तो किसी को हक नहीं है कि उसका निशान जो है वो छीना जाए। लेकिन अगर लग तो रहा है टेक्निकल नॉकआउट हो जाएगा। अकबर एस बाबर साहब आज कोर्ट में चले गए हैं। देखिए, अगर टेक्निकली नॉकआउट होता है और उसकी बुनियाद बनती है, उसका मेरिट बनता है, तो फिर उसको मैं किस तरह कहूं कि अगर मेरिट बनता भी है तो फिर भी आप वो ना होने दें। तो बाकी निशान का देखें, अगर बल्ला नहीं तो दूसरा निशान कह दें, इससे क्या होगा? क्या हम ये कह रहे हैं वोटर को ये नहीं पता चलेगा कि बल्ले पे वोट लगाना है, या अगर मिसाल के तौर पे मोर किसी का निशान बन जाता है को मोर पे लगाना है? तो मेरे ख्याल से इतना हमें एक वोटर को हैंडीकैप नहीं समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि बल्ले का निशान हो या ना हो, लेकिन वोटर के लिए एटलीस्ट कोई एवेन्यू होना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ की जो हालिया सियासत है उसको ज़ेर बहस लाएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमने रिसेंटली देखा कि चेयरमैनशिप का जो सवाल था, जिस पर एक्स चेयरमैन पीटीआई का नाम ये कहा जा रहा था कि अनडिस्प्यूटेड है, वो नाम तब्दील होते हुए हमने देखा। बैरिस्टर गौहर ने उनको रिप्लेस किया, और उसके बाद में शुएब शाहीन साहब जो कि उनके वकील हैं इलेक्शन कमीशन में, आज डिटेल भी दी उन्होंने ये कहा कि अब इंटर पार्टी इलेक्शन का जो मामला है वो अब रफा दफा हो जाना चाहिए, इंतखाबात हो चुके हैं। लेकिन एक और मसला यहाँ से जन्म लेता है कि अकबर एस बाबर जो कि बानी रुकन है तहरीक इंसाफ के, जिनका फॉरेन फंडिंग जो केस था तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, उसमें भी बड़ा कलीदी किरदार रहा, उनकी जानिब से बोगस करार दिया जा रहा है इंटर पार्टी इलेक्शन को, और कहा जा रहा है कि वो चैलेंज करेंगे, इसको कलअदम करार देना चाहिए। तो इसी पर अब तहरीक इंसाफ के लिए क्या रिजल्ट्स, क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, अकबर एस बाबर साहब जो हैं उनको आपके इंटर पार्टी इलेक्शन पसंद नहीं आए, क्या लगता है कि वो मसाइल खड़े कर सकते हैं आपके लिए अब? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज गुजारी ये है कि अकबर एस बाबर जैसे बैरूपिये जो हैं उनको देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त कोई भी जाकर दे सकता है, और इन दरख्वास्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकबर एस बाबर साहब की अगर बात की जाए तो 2011 में उनकी रुकनीत जो है वो खत्म कर दी गई थी, और दूसरे नंबर पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में वो मुख्तलिफ जगहों पर कोर्ट में नजर आए। और आप ये देख लें कि जो बंदा आपकी पार्टी, आपका जो आइन है उससे मुनहरफ हो जाता है, उसके खिलाफ हो जाता है, पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेता है या नजरिए के ऊपर अमल नहीं करता, तो हमारा जो आइन है उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि उसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दी जा सकती है, और उसी तरह से की गई। अब बात यह है कि इस तरह के बैरूपियों को किसने प्लांट किया, कैसे उनको कहा गया कि आप पार्टी ऑफिस जाएं, लेकिन आगे इस बात को जरूर आप अप्रिशिएट करें कि हमारे यहाँ पर वकला भी और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, किसी ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की, हालांकि उन्होंने हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहर उगला। अब अकबर फिलवक्त आप तो उनको बैरूपिया और साजिशी कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बैरूपिया है जी, और बैरूपिया हो सकता है उन्होंने अपने माइंड से ये फैसला किया हो, जरूरी है कि किसी की कंस्पिरेसी होगी इसमें? बिल्कुल कंस्पिरेसी है जी। अच्छा, आप इसमें सबसे पहले आप देखें कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बदनीति दिखाते हुए हमारा नोटिफिकेशन जो है, जो इमरान खान साहब की नायली वाला वो किया,
और फिर आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वो फैसला महफूज कर लिया। अभी तक चेयरमैन वाला मामला, उस वजह से हमें दोबारा जो है वो इलेक्शन की तरफ, इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से जाना पड़ा। हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन तो 2022 में भी ठीक हुए थे। हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन अब भी कानून के मुताबिक, जो हमारा आइन है उसके मुताबिक। अब अगर दूसरी जमातों का हवाला दिया जाए ना, हमने तो अपना सारा प्रोसेस भी फॉलो किया, और जो दूसरी जमातें हैं उनके मैंने नोटिफिकेशन कल देख रहा था, बैरिस्टर गौर साहब भी मुझे दिखा रहे थे, अभी भी मैं साथ ही बैठा हुआ था आपकी कॉल आने से पहले, और यही बात डिस्कस हो रही थी। उन्होंने मुझे दिखाया कि ये तमाम पार्टियों ने इलेक्शन करवाए हैं, जैसे हमने प्रोसेस किया है ना तो उन्होंने ऐसा प्रोसेस किया है, और यूं ही उन्होंने बिला मुकाबला अपने लोग बनवाए हैं। हमने तो फिर भी ओपन एक रखा, एक डेट फिक्स की, जिसका मर्जी था वो आकर दरखास्त देता, एक जगह मुख्तस थी, इलेक्शन कमीशन को बताया, इलेक्शन कमीशन ने हमारे उस खत की बुनियाद के ऊपर IG KPK और IG अपना चीफ सेक्रेटरी KPK को ये कहा कि सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए। नहीं साहब, लेकिन इसके लिए कोई कंटिजेंसी, कोई बी प्लान है तहरीके इंसाफ के पास? क्योंकि पहले भी फॉरेन फंडिंग का जो केस था उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया आपके लिए। अगर ये इलेक्शन भी चैलेंज हो जाता है, और जिसको आप अक्यूज करते रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पहले ही आपके खिलाफ है, कोई फैसला आता है, फिर आपका प्लान बी क्या होगा? बैरिस्टर गौर भी नहीं तो फिर कौन? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि साजिश के जरिए इमरान खान साहब को हटाया गया, और दूसरी बात है फॉरेन फंडिंग की आपने बात की, तो PTI ने कोई जो है उनके ऊपर केस नहीं था, और ये सारे केसेस बोगस झूठे बनाए गए। और तीसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI के हवाले से तो आप कह रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन देते हुए कहा कि दूसरे दीगर जमातों के भी इसी तरह से अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट किए जाएं, क्या आज तक आपने देखा कि पीपल्स पार्टी, PMLN या बाकी दीगर जमातें जो हों वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके अकाउंट्स चेक किए? नहीं किए। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की बनती पंजाब और KP में हुकूमत से लेकर अभी उन इलेक्शन कमीशन को नुमाइंदा नहीं बनना चाहिए किसी जमात का। अच्छा, तो अगर इस नुमाइंदा बने रहे कि उनको जो है वो इलेक्शन ना करवाने के ऊपर कोई इतराज ना हो, वफाक में इलेक्शन हो ना हो, उन्हें कोई इतराज ना हो, जब सुप्रीम कोर्ट बुलाए सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पर जाकर कहा जाए कि सिक्योरिटी खदशात हैं और फंड्स अवेलेबल नहीं, तो ये टैक्टिस की गई लंदन प्लान के तहत, जिसमें सिर्फ ये था कि खान साहब को किसी तरीके से अंदर डालना है। नहीं साहब, इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि खान साहब की नाअहली का भी जो बात चल रही है उसमें प्रेसिडेंट वही इस्तेमाल हो रहा है जो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट था 62-63 वाला 2018 में, तो तब बड़ा जश्न का समा था तहरीके इंसाफ के लिए। लेकिन आज उसी प्रेसिडेंट के तहत अगर ये फैसले होते हैं तो क्या ये अच्छा हुआ, क्या ठीक हुआ कि एक चीज़ जिसको आप सेलिब्रेट करते थे अब उसका इदराक हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नाअहलियां पार्टी सरबराहान की? मेरे भाई आप ये देखें कि खान साहब ने घड़ी दी, घड़ी 3 गुना कीमत ज्यादा अदा करके दी, उस घड़ी के हवाले से डिनाइल नहीं किया, लेकिन उनको उस केस के अंदर, जो केस था ही नहीं, झूठा केस था, उसमें उनको नाइल भी करार दिया गया, सजा भी दी गई, गिरफ्तार भी किया गया, सारा कुछ हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप नाइली की उनकी बात करते हैं तो क्या अभी तक कौम के सामने रसीदें रखी गई हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की या नहीं रखी गई? जो आज तक फैक्ट्रियां, मिलें, अकाउंट और सारा पैसा बनाया गया, जब पहली दफा वजीर आज़म बने थे उस वक्त इनके एसेट देखें तो मेरा ख्याल में 1000 गुना ज्यादा इनका फर्क आया होगा। अच्छा, लेकिन क्या रिकॉर्ड दिया? नहीं दिया। और अगर उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स की तफसीलात नहीं दी, गैर कानूनी काम किया, तो उन्हें बदनीति की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो है वो 5 रुकनी बेंच ने उनको नाइल किया। मतलब क्रक्स ये है कि उनके साथ ठीक हुआ, आपके साथ गलत हो रहा है। 2017 इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। नहीं, देखें, अगर आप करप्शन करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर बदयांती साबित करने के लिए घड़ी इन्होंने निकाली जो कि लीगल थी, गाड़ियां जो ली नहीं जा सकती उसके ऊपर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। नैब हो, कोई इदारा हो, अदालतें हो, इनको सलूट मारे जा रहे हैं कि कम जी आप ठीक है। अच्छा, ये बताइए एक केस जिसमें, ठीक है, एक और केस जिसमें साइफर केस के हवाले से जो बात चल रही है, तो 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हो चुका है, शाह महमूद साहब का भी इसमें नाम है, तो ये तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं आपकी जमात के लिए, सरबराहान के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। गुजारिश ये है कि जो साइफर का केस है वो बड़ा एक खुली किताब की तरह है। मैं हमेशा लीगल जब बातें कर रहा होता था ना, तो खान साहब कहते थे कि कौम को, लोगों को आम लफ्जों में बताओ कि ये केस है, कोई भी केस जितने भी थे, तो मैं 2 जुमलों में ये केस खत्म करूंगा। केस ये है कि बाहर से धमकी मिली,
कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दो। यहाँ पर सिंध हाउस में मंडियां लगाएगी, पैसे लोगों को लाकर। सिंध हाउस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने वोट नहीं दिया, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ जी? मतलब वोट नहीं दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सिंध हाउस में मौजूद लोगों में से किसी ने वोट नहीं दिया। अदम एतमाद में वो लोग कहाँ थे जी? अदम एतमाद में MQM का आपसे अलहदा होना जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बना था। किसका डिसाइडिंग फैक्टर? वो उनको किसने मजबूर किया था? पहले तो आप बताइए, ये कंस्पिरेसी जो है वो ही डोनाल्ड लू की जो फरमाइश थी, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की गैर आईनी तरीके से हुकूमत हटाई गई। वो जो साइफर था वो बाहर से आया था कि खान साहब को हटा दो, अगर नहीं हटाओगे तो तुम बिल्कुल नताइज के लिए तैयार रहना, और अगर हटा दोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तो वो किसके लिए साइफर था? तो उस साइफर के ऊपर ये नहीं कि सिंपल अल्फाज में ये कहा जाए कि जिसको गोली लगी है उसके ऊपर FIR हो गई है, और जिन्होंने गोली मारी है वो बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, क्या ये खुला तजाद नहीं है? इसके अलावा गैर शरई निकाह का केस भी चल रहा है। आज भी हमने देखा कि मानेका साहब के मुलाजिमीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। इसको PTI की लीडरशिप, PTI की कानूनी टीम कैसे देख रही है कि इसमें क्या इम्पेडिमेंट्स हो सकती हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल खड़े हों? देखें, जब कोई घटिया लोग घटिया हरकत के ऊपर उतर आए ना, और सियासत में इस हद तक गिर जाएं कि वो इक़्तिदार के लिए किसी के ऊपर बहतान लगाएं, किसी के ऊपर इल्जामात लगाएं। जहाँ पर आपने मीडिया ट्रायल, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई, इन्होंने एक मीडिया ट्रायल किया हर मुकदमे के ऊपर। साहब, ओन चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल झूठ है ये बात के पहले उन्होंने देखा नहीं था बुशरा बीबी को कभी जिंदगी में। ओन चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं ऐसे कोई राज बताऊंगा या बात करूंगा कि फिर वो मुंह शर्म से छुपाएंगे। तो मुझे ये बता दें कि आपने तो वो बात सारी कर दी ना, ठीक है, हम तो उसको फेस कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कौम जानती है कि इमरान खान सच्चा और मुहिब वतन पाकिस्तानी है। बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब, आपने अपना वक्त दिया। और उनका कहना यही था कि ये जो मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं, दरअसल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, और इनके पीछे तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुँचाना जो है वो इसकी ड्राइविंग फोर्स है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।